हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक कवर करा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। ये दो अलग अलग मीडियम हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। ठीक है, ये है नॉर्मल। जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को जो सरफेस अलग अलग करती है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को जो सरफेस अलग करती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस। क्या कहते हैं उसको? रिफ्रैक्टेड सरफेस। ठीक है, ये होता है जो भी 90 डिग्री पर लाइन बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये एक इंसिडेंट रे है जो इस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे में एंटर करती है। तो जब ये एंटर करेगी तो दो कंडीशन होंगी, या तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे टू द नॉर्मल, या तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और या फिर दूसरी कंडीशन होगी ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, मतलब उसके पास जाएगी। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट रे, अभी मैं मान रहा हूँ कि ये नॉर्मल के पास जाती है, पर दोनों में से कोई ना कोई एक फिनोमिना होगा ही होगा। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जा रही थी ऐसे, डेविएशन हो गया, इधर आ गई, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर कब होती है रे? व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास कब होती है? सॉरी, ये होती है डेंसर टू रेयर। ये कब जाएगी? डेंसर टू रेयर, तो दूर हट जाएगी। और अभी पास आ रही है तो पास में रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग में जब पाथ डेविएट हो जाता है, पाथ में डेविएशन हो जाता है, तो ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और इसमें ये कब नॉर्मल के पास आती है और कब नॉर्मल से दूर जाती है। इसके बाद आते हैं इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसकी डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n/1। ठीक है, साइन आई मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। साइन, देखो ऐसे लिखेंगे इस लॉ को, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये साइन आई हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसको हो जाएगा साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हो जाएगा साइन आर, इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये है कांस्टेंट n/1। दिस कांस्टेंट इज इक्वल, ये कांस्टेंट होता क्या है? इक्वल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको हम बोलते हैं n/1।
इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी अलग से सेपरेटली। तो स्नेल लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब सेकंड और फर्स्ट कोई से भी हो सकते हैं, ये हो सकता है एयर हो, ये वाटर हो सकता है ये वाटर हो, ये ग्लास हो सकता है ये एयर हो, ये ग्लास हो। तो ये दोनों मीडियम कोई से भी कैसे भी हो सकते हैं, हमें तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दिस इज़ द स्नेल्स लॉ विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सेपरेटली बात करेंगे अलग से, पहले लॉज पढ़ लें। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, ये तो वही है रिफ्लेक्शन वाले लॉ की तरह कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, एंड थर्ड पे आएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं ये। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का कि दोनों तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये तो हमने एक प्लेन में बनाया डायग्राम, तो ये डायग्राम जैसा बनाया इसी तरीके से ये रे ट्रैवल करती हैं एक प्लेन के अंदर। तो ये थे सब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों। अब मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखो, जैसे N21 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका फार्मूला होता है N2/N1, ये होता है इसका फार्मूला मेन। यहाँ पर अब N1 N2 क्या है, N1 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। मतलब कि जो फर्स्ट मीडियम है, जैसे मान लो फर्स्ट मीडियम वाटर हो सपोज करो और सेकंड ग्लास हो, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर वो है N1, और इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अगर सिंपल वे में बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो आप इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे भी बोल सकते हो। जो एब्सोल्यूट वर्ड आ जाता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली विद रेस्पेक्ट टू एयर हो जाता है। या तो आप पूरा बोलो डिटेल में, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, और एयर के रेस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो एक्चुअली कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी तरीके से N2 भी क्या है, N2 भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। ये तो फर्स्ट मीडियम था, इधर फर्स्ट मीडियम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड मीडियम, कोई सा भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए, एब्सोल्यूट अगर वर्ड आ गया तो ये विद रेस्पेक्ट टू एयर होता है। तो ये पूरी बात इसकी N2/N1। अब ये तो ठीक है बात, एब्सोल्यूट भी समझ में आ गया और विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली अगर डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसको डिफाइन करना हो, तो फिर क्या करोगे आप, वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करोगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी। जैसे हम बात करें अगर N = C/V, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या एयर में लगभग बराबर होती है, और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये दोनों वेलोसिटी का रेशो है। हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, जब वाटर में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कुछ और होती है। दोनों का रेशो करोगे अगर, जैसे मान लो आपने पहला तो ले लिया एयर के लिए वेलोसिटी,
और दूसरी ले ली वाटर की वेलोसिटी, वाटर में कितनी वेलोसिटी, अगर इनको डिवाइड कर दिया तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। एयर अपॉन वाटर में वेलोसिटी को डिवाइड करोगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ऊपर एयर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको मान लो N2 1 निकालना हो, सेकंड मीडियम अलग हो, फर्स्ट मीडियम एयर की जगह कुछ और हो, सेकंड मीडियम मान लो वाटर है, फर्स्ट ग्लास है, तो आप क्या करोगे फिर इसमें V1 अपॉन V2, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अलग अलग मीडियम अगर हुए तो ये निकलेगा फिर रिलेटिव वाला, और ये है एब्सोल्यूट, जिसमें ऊपर एयर है नीचे मीडियम है। एयर अपॉन मीडियम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो नीचे आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये पूरी कहानी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम्स, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये कुछ बातें हमें समझनी थी। अब अगर हम बात करें कि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होती है और क्या चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज। ये चेंज हो जाती हैं क्वांटिटीज़, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो अगर वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन न्यू। तो न्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन जो C की जगह V ले लेंगे तो पहले मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो गई। न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये तो कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी हो गई चेंज। इसके चेंज होने की वजह से लैम्डा भी क्या हो गया, चेंज। तो फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ इतना आएगा V1 अपॉन न्यू, सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ निकालोगे तो V2 अपॉन न्यू। तो न्यू में तो कुछ भी नहीं हुआ, न्यू तो न्यू ही रहा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी वेवलेंथ ऑल्सो चेंज। तो वेवलेंथ इसमें चेंज होता है, हमें यह समझना है। और वेवलेंथ जो होती है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, वेवलेंथ पे तो डिपेंड होगा ही, आपको बता ही रखा है मैंने। तो इन पर डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स होती हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे मान लो रेड कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ है लैम्डा आर, तो उसके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। अगर वायलेट कलर है तो उसकी उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा वी, उसके लिए कुछ और होगा ग्लास का। तो ये कांस्टेंट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लाइट जैसे चेंज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और नेचर पे तो डिपेंड है ही, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो कुछ और आएगा, ग्लास का निकालोगे तो कुछ और आएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड फिनोमिनन आते हैं, फिनोमिनन रिलेटेड विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट फिनोमिनन क्या है, पहला तो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, ये तो सबको पता है, रात में जो तारे टिमटिमाते हैं उसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट रे होती है वो उस स्टार से होते हुए आती है जब, तो बार बार अलग अलग लेयर में एंटर करती है और बार बार क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है इसका बार बार। तो इसका जो पाथ होता है वो लीनियर ना होकर ऐसा जिगजैग हो जाता है। तो जब तक आप पर ये पहुंचती है तो चारों तरफ होते हुए आती है, तो कभी आपको जो स्टार होगा वो कहीं और दिखेगा, फिर ये लाइट रे जो आ रही थी थोड़ी देर बाद कहीं और से आपको यहाँ से दिखने लग जाएगी, तो ये कहीं और दिखने लग जाएगा स्टार।
तो स्टार एक्चुअल तो कहीं और होता है, लेकिन उसकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो इधर उधर वेरी इधर उधर 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 करती रहेगी, तो आपको स्टार टिमटिमाता हुआ नज़र आएगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। सेकंड होता है बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम वाटर के अंदर एक पेंसिल को डाल दें, सपोज करो एक बीकर में हमने वाटर फिल किया और उसके अंदर हमने एक पेंसिल को डाला, तो वो पेंसिल हमें कैसी दिखेगी, होनी तो ऐसी चाहिए थी, ठीक है, स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी, लेकिन हल्की सी हमें वो टेढ़ी दिखाई देगी। होता है ना ऐसा बेंडिंग। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो टॉप पर लेयर होती है, यहाँ से जो रे आएगी वो क्या है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये जब दूर हटेगी तो आपको ये लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, तो आपको इसकी जो इमेज है इस पॉइंट की वो यहाँ दिखेगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन से यहाँ पे आपकी आई है, तो आई में जो रे गई उसको जब आपने पीछे बढ़ाया तो वो यहाँ ना मिलकर कहीं और मिलेगी जाके, जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ पे हमें फिर ये दिखाई देने लग जाएगा। तो क्लियर हो गई बात। दिखने तो सीधा, लेकिन जो रिफ्रैक्शन हुआ जिससे लाइट रे डेविएट हो गई, अब वो लाइट रे जब पीछे जाएगी तो ये इमेज जो जहाँ थी वहाँ की जगह हमें कहीं और दिखाई देगी, तो बेंडिंग हो जाएगी ऑब्जेक्ट में। कोई भी पेंसिल आप आधा डाल दो वाटर के अंदर, तो जैसे आप हाफ़ डालोगे तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपने हाफ़ पेंसिल डाली वैसे वो आपको बेंड दिखाई देगी। एक और बात होती है कि जो सन होता है, द सन इज सीन फॉर फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर सनसेट। ये सनसेट हो चुका है फिर भी हमें दिखाई देता रहता है, उसका कारण भी रिफ्रैक्शन है, सीधी सी बात है। ये हॉरिजन से नीचे चला गया है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये हॉरिजन है, तो सन चला तो गया है इधर, लेकिन सन से जब रे, ये एटमॉस्फियर है अर्थ का, तो सन की रे जब एटमॉस्फियर में एंटर करती हैं तो वो डेविएट होकर आपके पास तक पहुंचती हैं, तो आपको लगता है सन यहाँ पे है, वर्चुअल इमेज इसकी यहाँ बन जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन है तो नीचे, पर उसकी रे जहाँ से पहुँच रही है जब आप उसको सीधे बढ़ाते हो तो लगता है हमें इसकी वर्चुअल इमेज ऊपर है ऑरिजिन से। तो सनसेट तो हो गया, नीचे चला गया, लेकिन अभी भी आपको ऊपर दिखाई देगा। 2 मिनट का डिफरेंस होता है। अब इसको, ये नीचे चला गया, अब इसको भी नीचे जाने में टोटल 2 मिनट लगते हैं। तो सनसेट में, सनसेट के बाद आपको 2 मिनट तक दिखाई देता रहेगा सन, और जब सन राइज़ होने वाला होता है तो उससे पहले ही 2 मिनट दिखने लग जाता है। तो टोटल मिला के डे जो होता है एक, वो रिफ्रैक्शन की वजह से 4 मिनट लंबा हो जाता है डे। वैसे 24 आवर्स का होता है, पर रिफ्रैक्शन की वजह से जब उसको मीज़र किया जाएगा तो 24 आवर्स में से जितने भी डे टाइम होते हैं अलग अलग होते हैं हर डे के। जैसे कोई दिन होता है 10 घंटे का, कोई 8 घंटे का, कोई 12 घंटे का। सर्दियों के में डे जो होता है वो छोटा हो जाता है डे टाइम, और नाइट टाइम बढ़ जाता है। गर्मियों में डे टाइम बड़ा हो जाता है, नाइट टाइम छोटा हो जाता है। तो डे टाइम जो भी है 24 आवर्स के अंदर, उसमें हर डे जो भी आ रहा है वो 4 मिनट्स एक्स्ट्रा आएगा। 2 मिनट कौन सा एक्स्ट्रा, सन सेट होने के बाद भी सन दिख रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, इसलिए 2 मिनट वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 2 मिनट जब सनराइज़ हुआ नहीं है, अभी यहाँ है, उससे पहले ही दिखने लग जाएगा। तो 2 और 2 कितने मिनट्स का डिफरेंस हो गया, 4 मिनट्स का डिफरेंस। फिर आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से भी रिफ्रैक्शन होता है। तो ग्लास स्लेब से, जैसे ये ग्लास स्लेब है, इसमें अगर आप कोई लाइट इंसिडेंट करते हो तो ये 2 बार रिफ्रैक्ट होती है। 1 टाइम व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एंड सेकेंड टाइम व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। ये नॉर्मल है। तो लाइट को, वैसे इंसिडेंट लाइट ये है, इंसिडेंट को जाना था इधर, और ये इमरजेंट है, 2 बार रिफ्रैक्शन की वजह से गई इधर। तो इनके बीच का जो ये पैरेलल डिस्टेंस होता है, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द कंप्लीट हो चुका है और आप इसको ध्यान से पढ़ लेना।